हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे पहले वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट होने वाली है, कहाँ पर होने वाली है और क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानेंगे हम। आईजोस क्या है उसके बारे में जानेंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जानेंगे। फिर पढ़ेंगे डेथ वैली कहाँ पर है और क्यों यहाँ पर हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। बट बुद्ध प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। पंडित जसराज कौन थे, एक्सपायर हो गए, अभी डेथ हो गई इनकी, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्यों है पढ़ना वो जानेंगे। ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है, ऑर्गेन डोनेशन ग्रीन कॉरिडोर किसे कहते हैं वो जानेंगे। नेशनल ऑर्गेन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया गया है। अले की न्यूज लेटर लॉन्च किया गया है, इसके बारे में जानेंगे ये क्या है। तो बहुत कुछ होने वाला है आज की वीडियो में, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ जो कि है वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट। वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट इंटरनेशनल सोलर अलायंस की समिट है ऑन वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट हो रही है। कब हो रही है? 8 सितंबर को होगी, वर्चुअल होगी। कोरोना के काल में सब कुछ वर्चुअल हो रहा है तो ये मीटिंग भी वर्चुअल होगी। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस समिट का? टू ब्रिंग द स्पॉटलाइट on state of art technology as well as next generation technology which will provide impetus to the efforts harnessing solar energy more efficiently। तो आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स है हमारे, उन्हें अचीव करना है, उनमें सोलर एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है। तो कैसे सोलर एनर्जी को हम अचीव करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी हम जनरेट करें, उसके बारे में इस समिट में डिस्कस किया जाएगा। जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी होगी उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा इस समिट में। की पार्टिसिपेंट कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है इस समिट में वो देखते हैं। सबसे पहले तो पीएम मोदी डिलीवर करेंगे इनॉग्रल एड्रेस फर्स्ट वर्ल्ड सोलर समिट का। और कौन होंगे? मिनिस्टर फ्रॉम मेंबर कंट्रीज, जितनी भी इसकी मेंबर नेशंस है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, उनके मिनिस्टर्स होंगे इसमें। और इंपॉर्टेंट पर्सन कौन होंगे इनके बारे में आपको जानना है। डॉक्टर एम स्टैनली विटिंगम, ये कौन है? इन्हें क्या मिला था? इन्हें मिला था नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। 2019 में इन्हें नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री मिला था। इनके साथ दो लोग और थे, अकीरा योशिनो, जॉन बी गुडिनफ, ये दो लोग और थे। इन तीनों को नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री मिला है 2019 में। किस लिए मिला है? लिथियम आयन बैटरीज पर रिसर्च किया इन्होंने, उसके बारे में इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला है। और कौन होंगे समिट में? सीईओज ऑफ टॉप ग्लोबल कॉर्पोरेशन, तो ये सभी लोग समिट का हिस्सा होंगे। समिट का शेड्यूल जान लेते हैं हम कैसे होगी। तो 4 सेशंस होंगे समिट में, और कौन कौन सी लैंग्वेज में होगी? इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच और अरेबिक में उपलब्ध होगी ये समिट। तो सेशन 1 में विजन 2030 एंड बियॉन्ड, तो जो हमारा गोल है सस्टेनेबल एनर्जी का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 2030, उसके बारे में जानेंगे और उसके बाद क्या प्लान्स होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेशन 2 में टुवार्ड्स अ डीकार्बोनाइज्ड ग्रिड, टुवार्ड्स अ डीकार्बोनाइज्ड ग्रिड। तीसरे सेशन में डिसरप्टिव सोलर टेक्नोलॉजी पर बात की जाएगी, और जो आखिरी सेशन होगा उसमें सोलर बियॉन्ड दी पावर सेक्टर बात की जाएगी। अब पढ़ते हैं आई जोस किसे कहते हैं, ये क्या है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जर्नल ऑन सोलर एनर्जी, ये है फुल फॉर्म आई जोस की। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जर्नल ऑन सोलर एनर्जी, ये क्या करेगा? ये हेल्प करेगा ऑथर्स होंगे जो अक्रॉस द ग्लोब, उन्हें पब्लिश करने के लिए उनके आर्टिकल्स ऑन सोलर एनर्जी। तो इस प्लेटफॉर्म पर वो अपने आर्टिकल्स रिलेटेड टू सोलर एनर्जी पब्लिश कर सकते हैं, और इन आर्टिकल्स को रिव्यू किया जाएगा। जो ग्लोबल एक्सपर्ट होंगे उनके द्वारा उनके आर्टिकल्स को रिव्यू किया जाएगा। तो ये याद रखना आपने। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है। तो लॉन्च कब किया गया था? लॉन्च किया गया था 2015 में।
सबसे पहले आपको ये पता होने चाहिए। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? एक थे पीएम मोदी और एक थे प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, पुराने प्रेसिडेंट फ्रांस के, फ्रैंकोइस होलैंडे। ये फ्रांस के पहले प्रेसिडेंट थे और पीएम मोदी द्वारा, इन दोनों द्वारा ये लॉन्च किया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कहां पर लॉन्च किया गया ये भी पूछ सकते हैं आपसे। पेरिस में लॉन्च किया गया था 21st सेशन ऑफ यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP21 था पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। तो यहां पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च किया गया था। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोलर अलायंस के बारे में वो है ये कि इसके मेंबर कौन होंगे, अच्छे से पढ़ना आपको। इट वाज कंसीव्ड एज अ coalition of solar resources rich countries which lie either completely or partly between the tropic of Cancer and the tropic of Capricorn। तो ये देखिए, ये हमारा अर्थ डिवाइड करता है ऐसे इक्वेटर, ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में कंप्लीटली होगी या पार्टली होगी, वो इसके मेंबर होगी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, वो इसके मेंबर होगी। तो याद रखना है आपको। इंडिया से आपको पता चल सकता है क्योंकि इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर भी है और नीचे भी है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। बिकॉज इंडिया पार्टली है, पूरी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर नहीं है, थोड़ी सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर है। तो याद रखना कि इसके मेंबर कौन होंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच में होंगे कंप्लीटली या पार्टली। तो ये याद रखना है। और अभी तक 67 कंट्रीज ने इसे रेटिफाई कर चुकी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को। तो ये याद रखना है आपको। एम क्या है इसका? लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फाइनेंस एंड देयर बाय फैसिलिटेट डिप्लॉयमेंट ऑफ 1000 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी। तो आपको पता ही होगा पेट्रोलियम के रिसोर्सेज दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं, तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना पड़ेगा और बढ़ भी रहे हैं धीरे धीरे। जैसे कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में लिखा हुआ है यूनिवर्सल एनर्जी एक्सेस, उसे हम कैसे अचीव कर पाएंगे? विद द हेल्प ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में क्या आएगा? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रिन्यूएबल एनर्जी का। तो अभी हम इंडिया में कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? अभी सिर्फ हम 35 गीगावाट के करीब प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट हमारा एम क्या है? एम है 100 गीगावाट तक हम प्रोड्यूस करें सोलर एनर्जी। और जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए कहां है? गुरुग्राम में है उसका। बहुत कम इंटरनेशनल अलायंस या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर इंडिया में है, बट इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इंडिया में है। ज्यादातर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो हेडक्वार्टर है वो यूरोपियन नेशन में है, बट ये पहला है आई थिंक जिसका इंडिया में है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर इंडिया में है, गुरुग्राम में है, याद रखना आपको। हाई टेम्परेचर एट डेथ वैली। तो अभी क्या हुआ था कुछ दिनों पहले डेथ वैली में 54.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, हाईएस्ट टेम्परेचर इन मोर देन 1 सेंचुरी। मतलब पिछली 1 सेंचुरी में ये हाईएस्ट टेम्परेचर है वहां का डेथ वैली का, याद रखना। किसके द्वारा रिकॉर्ड किया गया था? यूएसए नेशनल वेदर सर्विस ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन एट फोर्नेस क्रीक। 16 अगस्त को ये रिकॉर्ड किया गया 54.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हमें क्या जानना है यहां से? डेथ वैली की लोकेशन। तो डेथ वैली कहां पर है? साउथ ईस्टर्न कैलिफोर्निया में, साउथ ईस्टर्न कैलिफोर्निया में। और क्या है डेथ वैली? इट इज द लोएस्ट पॉइंट इन नॉर्दर्न अमेरिकन कंटिनेंट। तो आपसे पूछे कि नॉर्दर्न अमेरिकन कंट्री का, नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट का लोएस्ट पॉइंट क्या है? तो वो है डेथ वैली। ये देखिए ग्रीन में आपको दिख रही होगी इधर, ये डेथ वैली है, ये सारी डेथ वैली है जो ग्रीन में। इस साइड देखिए छोटे मैप में अच्छे से समझ आएगा आपको। इधर पैसिफिक सी है, उसके साथ ये कैलिफोर्निया है, और ये जो रेड डॉट है ये है डेथ वैली। तो याद होना चाहिए आपको, कैलिफोर्निया में है डेथ वैली, और डेथ कैलिफोर्निया कहां पर है? अमेरिका में। तो जो ये टेम्परेचर है अभी फाइनल इसकी वेरिफिकेशन होना बाकी है, फाइनल वेरिफिकेशन होना बाकी है, अभी सिर्फ प्रिलिमिनरी स्टेज है। मतलब अभी
सिर्फ यूएसए के डिपार्टमेंट ने ही उसे जांचा है अभी, और वर्ल्ड लेवल पर उसे जांच किया जाएगा। और क्या जानना है आपको यहां से? इट स्टिल स्टैंड्स एज हॉटेस्ट एवर टेम्परेचर। तो डेथ वैली में पहले भी ऐसे टेम्परेचर रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। 10 जुलाई 1913 को वहां पर टेम्परेचर था 56.7 डिग्री सेल्सियस, और वो अभी तक का हॉटेस्ट एवर रिकॉर्डेड टेम्परेचर है ऑन प्लेनेट सरफेस। ये पता होना चाहिए आपको। डेथ वैली अब और भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डेथ वैली कैलिफोर्निया में है। कोज क्या है, क्यों इतना हाई टेम्परेचर हुआ है वहां पर? उसका कोज है हीट डोम। हीट डोम, हीट डोम क्या होता है? हाई प्रेशर सर्कुलेशन ट्रैप hot ocean air like a lid, a cap, trapping heat at the surface and favoring the formation of heat wave। तो जो ओशियन की एयर होती है, हॉट एयर, हाई प्रेशर सर्कुलेशन उसे ट्रैप कर लेता है, और वो एक लिड या कैप की तरह बन जाती है, वो सरफेस पर आ जाती है। उससे क्या होता है? हीट वेव जनरेट होती है, और इससे हीट वेव से क्या होगा? जब इतनी ज्यादा टेम्परेचर होगा वहां पर आग भी लग सकती है। तो वाइल्ड लाइफ फायर्स आपने देखी होगी, अमेरिका में अक्सर होती रहती है, तो उसका रीजन यही है, हीट डोम उसका रीजन है वाइल्ड लाइफ फायर्स का। हाइयर डेली पीक टेम्परेचर एंड लॉन्गर मोर इंटेंस हीट वेव्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली फ्रीक्वेंट ग्लोबली ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, इसलिए भी हीट वेव्स आपको आजकल ज्यादा नजर आ रही है। इफेक्ट क्या होगा? अब एक्सट्रीम हीट होने से क्या इफेक्ट होगा? तो WHO क्या कहता है कि एक्सट्रीम हीट कैन एक्सरबेट प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो पहले से हेल्थ कंडीशंस है हमारी, जो पहले से खराब डिजीज चल रहे हैं, ये उनकी कंडीशन को और भी वर्स कर सकता है। तो एक्सट्रीम हीट कैन वर्सन योर प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन। इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा इसका ह्यूमन बॉडी पर? हीट क्रैम्प्स होंगे, डिहाइड्रेशन होगी, इवन पोटेंशियल हीट स्ट्रोक्स भी हो सकते हैं। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट पर भी इसका इंपैक्ट होगा, जैसे कि वाइल्ड लाइफ फायर्स होगी। मैंने आपको बताया अमेरिका में आपको अक्सर देखने को मिलेगी वाइल्ड लाइफ फायर्स, उनका रीजन यही है एक्सट्रीम हीट। और वेजिटेबल में डाई और एनकरेज द स्प्रेड ऑफ प्लांट डिजीज। तो ये सारे इफेक्ट होंगे एक्सट्रीम हीट के। बात करते हैं अगले टॉपिक की, भाड़-बुट प्रोजेक्ट। भाड़-बुट प्रोजेक्ट सबसे पहले कहां पर हो रहा है? गुजरात में हो रहा है। गुजरात गवर्नमेंट हैज अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर भाड़-बुट प्रोजेक्ट। गुजरात में और एग्जैक्ट भारूच एक जगह है, वहां पर हो रहा है। भाड़-बुट एक विलेज है, यहां मैप में देखिए, ये जो पॉइंटर है ये विलेज है भाड़-बुट। इसके करीब है नर्मदा रिवर के। नर्मदा रिवर पर ही ये प्रोजेक्ट बन रहा है। आगे मैं आपको बताऊंगा नर्मदा रिवर के बारे में क्या याद रखना है कि कहां ड्रेन हो रही है। ये हो रही है गल्फ ऑफ खंबाट में। गल्फ ऑफ खंबाट में नर्मदा रिवर ड्रेन हो रही है, ये याद रखना है आपको। तो द इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज गिवन क्लियरेंस फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो क्लियरेंस यहां से मिली है, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। प्रोजेक्ट हैज फेस्ड प्रोटेस्ट फ्रॉम लोकल फिशरमैन। जो वहां के लोकल मछुआरे हैं उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट को लेके। वो नहीं चाहते ये प्रोजेक्ट बने, बिकॉज इस प्रोजेक्ट से क्या होगा? इट विल इंपैक्ट फिशिंग पैटर्न्स, मेनली दोज ऑफ हिल्सा। हिल्सा क्या है? एक फिश है, इंडिया में पाई जाती है, और ये है इसका साइंटिफिक नेम। अब फीचर्स देख लेते हैं प्रोजेक्ट में। इट इज लोकेटेड अक्रॉस द रिवर नर्मदा 5 किलोमीटर फ्रॉम भाड़-बुट विलेज। 5 किलोमीटर दूर है भाड़-बुट विलेज से, लोकेटेड ऑन रिवर नर्मदा। 25 किलोमीटर दूर है फ्रॉम द माउथ ऑफ रिवर वेयर इट फ्लोज इनटू गल्फ ऑफ खंबाट। तो माउथ है जो नर्मदा रिवर का, उससे 25 किलोमीटर दूर होगा, गल्फ ऑफ खंबाट से 25 किलोमीटर दूर होगा। और ये प्रोजेक्ट है जो, वो पार्ट किसका है? लार्जर प्रोजेक्ट की बात करें तो कल्पासार प्रोजेक्ट है, उसका ये पार्ट है ये वाला प्रोजेक्ट। इससे होगा क्या? 30 किलोमीटर डैम बनाया जाएगा क्रॉस गल्फ ऑफ खंबाट बिटवीन भारोच एंड भावनगर डिस्ट्रिक्ट। ये और एग्जैक्ट लोकेशन है। तो 30 किलोमीटर
डैम बनाया जाएगा क्रॉस गल्फ ऑफ खंबाट। इससे होगा क्या, कल्पासार प्रोजेक्ट से इट एम्स टू स्टोर गुजरात 25% एवरेज एनुअल सरफेस वाटर रिसोर्सेज। तो आपको पता होगा नर्मदा ड्रेन हो रही है कहां पर, गल्फ ऑफ खंबाट में। तो उससे क्या होगा, जो पानी है उसका वो सिर्फ समुद्र में मिल जा रहा है, वेस्ट हो रहा है पानी। तो उस पानी को यूज करने के लिए ये डैम बनाया जा रहा है। इससे क्या होगा, गुजरात का 25% एवरेज एनुअल सरफेस वाटर स्टोर करेगा ये प्रोजेक्ट। और जो ये रिजर्वायर होगा ये स्टोर करेगा नियर अबाउट 800 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ सरफेस वाटर एंड विद वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्वायर इन द सी। अब प्रोजेक्ट जब ये बन जाएगा तो ये क्या होगा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्वायर इन द सी। ये याद रखना, इन द सी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि वर्ल्ड लार्जेस्ट हो गए। पर्पस क्या है मेन इसे बनाने का, टू प्रिवेंट सैलिनिटी इनग्रेस। सैलिनिटी इनग्रेस, सैलिनिटी इनग्रेस क्या होता है, जो साल्ट वाटर, जो समुद्री पानी है वो अंदर लैंड की तरफ आने लग जाता है। मतलब जो गल्फ ऑफ खंबाट का पानी होगा वो गुजरात की स्टेट के अंदर आने लग जाएगा, उसे कहते हैं सैलिनिटी इनग्रेस। मतलब अब आप नर्मदा का फ्लो धीरे धीरे कम हो रहा है तो उससे दूसरी तरफ से क्या आ रहा है, समुद्र में हाई टाइड्स आ रही है और वो सॉल्टी वाटर अंदर आ रहा है नर्मदा की साइड, तो उससे सैलिनिटी इनग्रेस कहते हैं। तो ये याद रखना है आपको। तो जब एक डैम बन जाएगा रिजर्वायर, इट विल स्टॉप मोस्ट ऑफ द एक्सेस वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम भी याद रखना, ये भी गुजरात में है। और एक स्वीट वाटर लेक बना देगा। दिस विल टैप द एक्सेस वाटर ऑफ नर्मदा, महिसागर, साबरमती रिवर इन द रिजर्वायर। तो इन सभी रिवर्स का वाटर वहां पर इकट्ठा होगा, नर्मदा, महिसागर एंड साबरमती रिवर। ये भी याद रखना आपने, ये तीनों रिवर्स कहां पर है, गुजरात में रिवर्स है। रिवर्स के बारे में आपको किसी दिन अलग से पढ़ाएंगे, कहां से रिवर ओरिजिन करती है और कहां पर ड्रेन होती है, अच्छे से पढ़ाएंगे एक वीडियो में। इंपैक्ट क्या होगा इसका, मैंने आपको बताया था वहां पर जो फिशरमैन है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज द बैरेज इज एक्सपेक्टेड टू इंटरफेयर विद द माइग्रेशन एंड ब्रीडिंग साइकिल ऑफ हिल्सा। हिल्सा क्या है, फिश है। हिल्सा क्या करती है, मरीन फिश है विच माइग्रेट अपस्ट्रीम एंड अराइव्स इन ब्रैकिश वाटर ऑफ द नर्मदा एस्चुरी नियर भरूच फॉर स्पैनिंग, यूजुअली ड्यूरिंग द मॉनसून मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त एंड कंटिन्यू डूइंग सो टिल नवंबर। तो जो हिल्सा फिश है वो क्या करती है, वो नर्मदा एस्चुरी में आ जाती है ऊपर की तरफ अपस्ट्रीम में, नियर भरूच फॉर स्पैनिंग। इससे क्या होता है, इससे वहां पर जो फिशरमैन है वो आसानी से इसे पकड़ पाते हैं। बट जब अब ये डैम बन जाएगा वहां पर तो ये नहीं आ पाएगी, इनके माइग्रेशन पर असर पड़ेगा। तो इसलिए वहां के फार्मर्स है जो, वहां के फिशरमैन है जो, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और देखिए आलिया बेट, आलिया बेट क्या है, एक आइलैंड है नर्मदा डेल्टा में। डेल्टा के बारे में मैंने आपको कल पढ़ाया था, डेल्टा क्या होता है और एस्चुरी क्या होता है। तो नर्मदा डेल्टा में है आलिया बेट आइलैंड, और किस लिए जाना जाता है, श्रिम्प फार्मिंग के लिए जाना जाता है। ये क्या होगा, जब ये डैम बन जाएगा तो ये सारा आइलैंड डूब जाएगा वहां पर, तो श्रिम्प फार्मिंग भी नहीं हो पाएगी, इसलिए भी फिशरमैन प्रोटेस्ट कर रहे हैं हिल्सा और श्रिम्प फार्मिंग के कारण। पंडित जसराज के बारे में पढ़ते हैं, डेथ हो गई है इनकी। तो ये कौन थे, सबसे पहले ये देखिए इस साइड इनकी ये है तस्वीर पंडित जसराज जी की। ये इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट थे। और इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में, किस घराने को बिलोंग करते थे, मेवाती घराने को बिलोंग करते थे। घराना क्या होता है मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ये मेवाती घराने को बिलोंग करते थे और ये जाने जाते हैं इनके अंदाज के लिए, ये मिक्स करते थे ख्याल और भक्ति रासा को। ये थोड़े म्यूजिकल टर्म्स है, बस आपको याद करने हैं, याद रखने हैं, समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें। बट मैं अगली स्लाइड में आपको अच्छे से बताऊंगा क्या होता है ख्याल, क्या होता है घराना। अभी आप सिर्फ नाम याद कर लीजिए इनके। तो ये ख्याल को भक्ति रासा में मिक्स करते थे, एम्प्लॉइंग हरकत्स एंड मुर्किस।
ख्याल क्या है? ख्याल इज अ म्यूजिकल फॉर्म बेस्ड ऑन इलेबोरेशन ऑफ अ रागा विद लिरिकल कंपोजिशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 स्टांजास। ये है ख्याल की डेफिनेशन। सेमी क्लासिकल ओल्ड म्यूजिकल फॉर्म सच एज हवेली संगीत भी परफॉर्म करते थे। लॉर्ड कृष्णा की कंपोजिशन मेनली गाते थे। और एक यूनिक जुगलबंदी के लिए ये जाने जाते हैं जिसे कहते हैं जसरंगी। जसरंगी कहते हैं जिसे, क्या कहते हैं? जसरंगी। इनका नाम क्या था? पंडित जसराज, तो इसके नाम पर रखा गया है जसरंगी। उसमें होता क्या था? एक मेल और फीमेल सिंगर डिफरेंट रागास को गाते थे अपने डिफरेंट स्केल्स पर टू मर्ज देयर इंडिविजुअल डिस्प्ले इनटू वन यूनाइटेड परफॉर्मेंस। यह है जसरंगी। और इन्हें अवार्ड्स कौन कौन से मिले हैं? इन्हें पद्मा विभूषण मिला है, इन्हें 10 संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट, रिसेंटली इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है जो, उन्होंने एक एस्ट्रॉयड का नाम रखा है इनके नाम के ऊपर, 2006 VP32। तो ये नाम है उस एस्ट्रॉयड का जो रखा गया है पंडित जसराज के नाम के ऊपर। तो इसलिए इनके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। और ये फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन है जिनके बारे में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ऐसा किया है, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ना, याद रखना है। इसका एस्ट्रॉयड का नाम क्या है? 2006 VP32। अब घराना क्या होता है? जो हमारा हिंदुस्तानी म्यूजिक है उसमें घराना यूज करते हैं हम। घराना एक कम्युनिटी ऑफ परफॉर्मर्स होती है हु शेयर्स अ डिस्टिंक्टिव म्यूजिकल स्टाइल दैट रेसिस टू अ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर, अ रीजन और एंसेस्ट्री। तो एक कम्युनिटी को बोला जाता है घराना, जिनका एक अलग अंदाज होता है अपना। इट इंक्लूड्स नॉट ओनली peculiarity, performance and repertoire, but also a broader ideology of music, aesthetics and pedagogy। तो उनकी अलग आइडियोलॉजी भी उनकी अलग होती है, अलग अलग घरानास की आइडियोलॉजी भी अलग होती है। घराना बनता कैसे है, कैसे कहेंगे हम कि ये अलग घराने से है? तो स्टाइल मस्ट बी पास डाउन थ्रू एटलीस्ट 3 जनरेशन। तो 3 जनरेशन में वो स्टाइल पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अलग से एक गाना गाते हैं तो आपको दर्जा दे दिया जाएगा कि आप अलग घराने से हैं। जो आपका स्टाइल है वो एटलीस्ट पास्ड होना चाहिए 3 जनरेशन में, तब आपको कहा जाएगा घराना। आपके स्टाइल को कहा जाएगा अलग घराना। तो ये याद रखना है आपको। और घराना ऐसा नहीं है सिर्फ वोकल में ही आपको मिलेगा, ये इंस्ट्रूमेंटल ट्रेडिशन में भी आपको मिलेगा और डांस में भी घराना मिलेगा, ये याद रखना है आपको। फेमस घराने कुछ देख लेते हैं यहाँ पर। आगरा, ग्वालियर, मेवाती, भेंडी बाजार, जयपुर, मथुरा, रामपुर, दरभंगा, बनारस, लखनऊ, पटना, ये सारे फेमस सिंगिंग घराना से, याद रखना है, ये सारे फेमस सिंगिंग घराना से। ग्रीन कॉरिडोर के बारे में बात करते हैं। रिसेंटली क्या हुआ, एक दिल was brought from Pune to Chennai with the help of Green Corridor created for unrestricted movement। तो ग्रीन कॉरिडोर क्यों बनाया गया था? फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। आपने कई बार मूवीज में देखा होगा, मूवीज है एक दो ऐसी जिसमें किसी को स्पेशल ऑर्गन्स की जरूरत होती है और उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय व्हीकल। तो जो हमारी ट्रैफिक वाले होते हैं वो रोड को पूरा क्लियर करके रखते हैं ताकि ये जल्दी से जल्दी पहुंचा जा सके उस मरीज तक। तो ग्रीन कॉरिडोर वही चीज है। A green corridor is a demarcated, cleared out, special road route created for an ambulance that enables retrieved organ meant for transplant to reach the destined hospital। तो स्पेशल कॉरिडोर होता है, क्लियर किया जाता है वहां पर सारी चीजें, मतलब वहां ट्रैफिक ना हो ताकि जल्दी से जल्दी वो पहुंच जा सके, उसे कहीं भी रुकावट ना झेलनी पड़े। नीड क्या है ग्रीन कॉरिडोर बनाने की? बिकॉज ऑर्गन्स हैव अ शॉर्ट प्रिजर्वेशन टाइम। तो ऑर्गन्स को आप ज्यादा देर तक नहीं रख सकते, आपको जल्दी से ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, इसलिए आपको ऐसे ग्रीन कॉरिडोर बनाने पड़ते हैं ताकि जल्दी से जल्दी आप जो ऑर्गन है वो पहुंचाया जा सके हॉस्पिटल में। कोऑर्डिनेट कौन करता है इसे? वह नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, नोटो है जिसकी शॉर्ट फॉर्म।
नोटो कोऑर्डिनेट करता है सारी एक्टिविटीज को, ग्रीन कॉरिडोर को। तो नोटो के बारे में पढ़ते हैं आगे। नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, सेटअप अंडर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आती है और लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। जो इसकी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है नोटो की, स्टेट सेंटर्स है, उन्हें कहते हैं सोटो, स्टेट ऑर्गेन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये याद रखना है आपको। और अभी नोटो क्या कर रही है, एक डाटा एंड सर्विलेंस क्रिएट कर रही है फॉर ऑल ट्रांसप्लांट अक्रॉस द कंट्री एंड आल्सो प्लान्स टू मैप पोस्ट ट्रांसप्लांट सर्वाइवल रेट ऑफ पेशेंट। तो डाटा बना रही है कहां कहां पर ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं कंट्री में, और मैप बना रही है कि पोस्ट ट्रांसप्लांट सर्वाइवल रेट ऑफ पेशेंट, कि कितने पेशेंट बच रहे हैं ट्रांसप्लांट के बाद, उनका एक मैप बनाएगी अच्छे से पूरे देश में। तो ये था सारा नोटो के बारे में। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया गया है और अलेख ए न्यूज लेटर लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। हमारे मिनिस्टर कौन है ट्राइबल अफेयर्स के? उनका नाम है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा नाम है हमारे ट्राइबल मिनिस्टर का, याद रखना है। बिरसा मुंडा के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया है। बिरसा मुंडा याद आ रहा है कुछ? बिरसा मुंडा। तो हमारी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर का नाम है अर्जुन मुंडा। इन्होंने लॉन्च किया है स्वास्थ्य पोर्टल और अलेख है न्यूज़लेटर। स्वास्थ्य पोर्टल में क्या किया जाएगा? इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। तो उनके हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा स्वास्थ्य पोर्टल। बस यही है इसमें स्वास्थ्य पोर्टल के बारे में, यही याद रखना है आपको फिलहाल तो, कि ये हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में आपको जानकारी देगा ट्राइबल पीपल की। और ये पहला है इंडिया में ऐसा कोई पोर्टल जो हेल्थ या न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी दे रहा है ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में। और भी ऐसे इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जिनमें से एक है गोल। क्या नाम है? गोल। और पार्टनरशिप है फेसबुक के साथ, पार्टनरशिप करके लॉन्च किया है गोल। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, फेसबुक के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया है गोल। गोल क्या है? अब फुल फॉर्म है इसकी गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। इसमें क्या किया जाएगा? गोल में प्रोग्राम है एक जिसमें 5000 ट्राइबल यूथ को ट्रेन किया जाएगा और उन्हें यंग लीडर्स बनाया जाएगा अपनी कम्युनिटी के। उन्हें लीडर बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी अपनी कम्युनिटी के लिए। इंप्लीमेंट किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने किया है अलोंग विद फेसबुक। इसलिए याद रखना है आपको, फेसबुक आ रहा है साथ में, इसलिए इंपॉर्टेंट है गोल। और क्या है? अलेख न्यूज लेटर। ये क्या है? न्यूज लेटर है, ई न्यूज लेटर जो क्वार्टरली बेसिस पर रिलीज किया जाएगा। इसमें क्या दिखाया जाएगा? वर्क ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन इंप्रूविंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ट्राइबल। तो इससे क्या होगा? दिस विल हेल्प लर्न फ्रॉम ईच अदर सक्सेस एंड आल्सो फेलियर। तो लोगों को जानकारी मिलेगी और कि कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं ट्राइबल पीपल की कंडीशन और क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को काफी जानकारी मिली होगी आज की वीडियो से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।